जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिन ख्वाब दम बदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम। बर्मन दादा ने एक सिग्नेचर ट्यून बनाई फिल्म कागज़ के फूल के लिए। ये सारी फिल्म में अलग अलग जगह पे धुन बजनी थी। गुरु को यूँ लगा कि इसमें एक गाना निकल सकता है, और उन्होंने कैफ़ी आज़मी साहब से कहा। कैफ़ी आज़मी साहब ने कहा कि वैसे फिल्म में तो कहीं कोई जगह बनती नहीं, आप जानते ही हैं, बेहतर हैं, डायरेक्टर हैं आप, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। कई बार लिखा उन्होंने, लेकिन गुरु कहने लगे कि कुछ बात अभी जमी नहीं, और कैफ़ी साहब को खुद भी लगा कि नहीं, बात जम नहीं रही। और आखिर में अचानक उनके मन में आया कि ये जो दास्तां है कागज़ के फूल की, ये गुरुदत्त और गीता दत्त की ज़िंदगी की दास्तां भी है। बस फिर उन्होंने लिख दिया, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे ना। लाफानी गीत है। इस तरह गीत बनते थे उस ज़माने में, और आज लगभग 62 बरस के बाद भी ये गीत वहीं का वहीं है। और गीता जी ने गाया भी इसे कितने पुरदर्द अंदाज में है, जैसे जो ज़िंदगी में हो रहा था उनकी, उस सब को महसूस करके उन्होंने इस गीत में जान फूंक दी। हम गुरु को याद करते हैं, एक महान कलाकार, एक महान निर्देशक, और 39 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो जाना, ये फिल्म के लोगों के लिए तो एक दुखदाई बात थी ही, लेकिन ये इंसानियत के तौर पे भी देखें, बात कुछ बनती नहीं इतनी जल्दी इस उम्र में इतने बड़े निर्देशक और कलाकार का चला जाना। लेकिन ज़िंदगी इसी तरह आगे बढ़ती है, इसी तरह चलती है। कुछ दिनों के भाग्य में तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन कुछ दिनों में बहुत कुछ होता है। आज 10 अक्टूबर है, और 10 अक्टूबर को मुझे याद आ रहा है बरस 1964। सुबह सवेरे ही ये खबर लग गई थी कि अपने ज़माने के महान कलाकार और निर्देशक गुरुदत्त दुनिया से चले गए। 10 अक्टूबर 1964। इंडस्ट्री को जो दुख हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन इंटरनेशनल सिनेमा में गुरु अपनी जगह बना चुके थे, और इसलिए भी उन्हें याद किया जाता है क्योंकि उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 39 बरस थी, महज 39 बरस। हम उनके बारे में आज कुछ बातें करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में। जैसा मैं अक्सर ही कहा करता हूँ कि गुजरे हुए दौर को रिवाइव करने की कोशिश करता रहता हूँ मैं, लेकिन 10 अक्टूबर 2011 को भी कुछ हुआ था। और 10 अक्टूबर 2011 को रुखसत हुए थे महान गज़ल गायक जगजीत सिंह जी। जगजीत सिंह, इतनी मेहनत उन्होंने ज़िंदगी में की और इतना नाम उन्होंने ज़िंदगी में किया, 70 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। तो 10 अक्टूबर इसलिए भी अहम है। मैं जगजीत जी के बारे में भी कुछ बातें ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी बहुत सारी महफिलें मैंने अटेंड की, लगभग 10 के करीब नशिस्त उनकी मैंने अटेंड की। देर तक फ़ोन पे भी उनसे बात हुई थी जगजीत सिंह जी से। गुरुदत्त से मिलना नहीं हुआ, बहुत छोटा था मैं उस वक्त, लेकिन गुरुदत्त जी को जानने का सबसे आसान तरीका था उनके सिनेमाटोग्राफर वीके मूर्ति साहब से मेरी मुलाकात 2 घंटे की। उन दिनों उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था, और मैं उनके घर गया, बेंगलोर में ही रहते थे, और वहाँ गुरु के बारे में इतनी सारी बातें हुई। उन्हें भी बड़ा अच्छा लगा मूर्ति जी को कि किसी इंसान को गुरु की ज़िंदगी में इतनी दिलचस्पी है। तो आज का दिन गुरुदत्त साहब का भी है, आज का दिन जगजीत सिंह जी का भी है,
लेकिन कंटेम्प्रेरी में अगर हम देखने की कोशिश करें, एक बड़ी खूबसूरत अदाकारा का भी दिन आज है, और वो है रेखा जी। रेखा 1954 में इस दुनिया में आई, और उसके बाद उन्होंने एक नए तरीके से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास को लिखा। तो वो भी अपने ढंग की अनूठी कलाकार हैं, और मैं समझता हूँ कि ये दिन अद्भुत है। वहाँ दूर कहीं में दिखाई दे रहा है मुझे पर्वतों का एक ऐसा ऊंचा विशाल मस्तक, जिसको देख करके मुझे ये लग रहा है कि ये तीनों ही कलाकार जो थे, इनकी अपनी ज़िंदगी की अज़मत जो थी वो तो थी ही, लेकिन इनका जो मस्तिष्क था वो इतना विशाल था कि उस पर्वत को देखकर मैं ये समझ रहा हूँ कि मेहनत रंग लाती है देर सवेर। वो पीछे दूर मुझे दिखाई दे रहा है ऐसा ही एक विशाल मस्तक। तो ये तीन कलाकार, लेकिन रेखा जी के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा चुका है। मेरा ख्याल है बेहतर है कि मैं आज गुरुदत्त और जगजीत सिंह के बारे में कुछ कहूँ, और उसका सबसे तरीक़ा यही अच्छा होता है कि घर से निकल आओ बाहर और चलते चले जाओ। नए नए आयाम मिलते हैं, नए नए दृश्य मिलते हैं, आपको खुशी होती है इन सब जगहों को देखकर। गुरु की फिल्म का संगीत बड़ा कमाल होता था, क्योंकि शुरू के दौर में ओ.पी. नैयर साहब, और एक बड़ा कमाल का तरीक़ा इन्होंने इस्तेमाल किया था। गुरुदत्त साहब के राइटर थे अबरार अलवी, डायलॉग्स में एक नई दिशा दी उन्होंने, लेकिन मजरू सुल्तानपुरी और ओ.पी. नैयर साहब के गीत बड़े कमाल के होते थे। और मजरू साहब ने कहा है कि ये जो शुरू में थोड़ा संगीत दिया जाता है गाने के, इसकी ज़रूरत नहीं है, एकदम सीधे गाना शुरू करो। और ये दौर गुरु की ज़िंदगी का वो था, गुरुदत्त साहब का, जिसमें वो बड़े प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया। या फिर ये गीत जो है, जैसे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, इन गीतों की जो खासियत है वो ये है कि इससे शुरू में संगीत नहीं है, 15-20 सेकंड का होता था, कभी कभी 25 सेकंड का भी हो जाता था, डायरेक्ट हिट, एकदम सीधा गाना। संगीत ओ.पी. नैयर साहब का और मजरू साहब के अल्फाज। लेकिन ये दौर वो था जिस दौर में गुरु ने जो फिल्म्स बनाई, उसमें ज़्यादा याद रखने वाली फिल्म जो है वो आर पार भी है, मिस्टर एंड मिसेस बचपन भी है, और 12 o'clock भी है। इसके बाद गुरु की ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन इस तरह से आता है कि अब ज़िंदगी वो ज़िंदगी नहीं रही, कुछ होता है ज़िंदगी में, और जिसकी वजह से गुरु अब सिनेमा का अपना दृष्टिकोण चेंज करते हैं। और उसकी वजह यही है कि पहली फ़िल्म जो उनकी एक बड़ी संजीदा फ़िल्म है वो है प्यासा, और प्यासा आई थी 1957 में। इस फिल्म को जब लोगों ने देखा तो उन्हें बड़ी खुशी हुई, और वो बड़ा प्रसन्न हुए दुनिया, और ये इंटरनेशनल सिनेमा में गुरु की जगह बन गई। इससे इंस्पायर होकर उन्होंने दूसरी फिल्म बनाई 1959 में, कागज़ के फूल। लेकिन कागज़ के फूल का नसीब उतना बुलंद नहीं था जितना प्यासा का। गुरु को अफसोस भी हुआ कि वो फिल्म इतनी क्यों नहीं चली। और इसके अलावा एक और फिल्म जो बाद में वो बनाते हैं 1962 में, वो है साहिब, बीवी और गुलाम। ये भी अपने ढंग की। तो अगर गुरु को आप याद करना चाहें, शुरू के दौर की वो रसीली फिल्में याद रखिए, लेकिन 3 फिल्म जो उनकी हैं, ये 3 फिल्म अपने ढंग की अनूठी और अनोखी हैं। जगजीत की ज़िंदगी भी अजीब दौर से गुजरी, बड़ी मेहनत करी। पहले श्री गंगानगर में तो वो दुनिया में ही आए थे, उसके बाद जालंधर पढ़ने के लिए चले गए, उसके बाद में जाकर के पंजाब यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन मन उनका सिर्फ गज़लों में ही लगता था या गीतों के गाने में ही लगता था। बहुत नाम किया उन्होंने। शुरू के दौर में जब वो बॉम्बे पहुँचे तो उन्हें कोई ज़्यादा काम नहीं मिला, लेकिन लगे रहे। इस बीच में चित्रा सिंह जी उनकी ज़िंदगी में आ गई, और फिर एक नई दिशा आई 1976 में।
हम लोगों ने भी जवानी की दहलीज पे कदम रख लिया था और जैसे ही हमें ये पता चला कि एक नया एलपी आया है जिसका नाम अनफॉरगेटेबल है, जिसे गाया है चित्रा जी ने और जगजीत सिंह ने, बस फिर क्या था, सरकती जाए है रुख से नका आहिस्ता आहिस्ता। वैसे सच पता क्या है, उसमें गीत जो बड़ा मशहूर हुआ, बात निकले दूर तलक जाएगी। दूर तलक इसलिए जाएगी क्योंकि ये कोई आम गायक तो थे नहीं। अगर सरहद पार मेहदी हसन साहब का बहुत नाम था, तो उसी तरह हिंदुस्तान में जगजीत सिंह ने भी बहुत नाम कमाया और उसकी वजह है उनकी इनोवेशन। जिस समय जगजीत सिंह ने गाना शुरू किया उस समय बेगम अख्तर साहिबा का नाम बहुत ज़्यादा था और बेगम अख्तर साहिबा तबला, हारमोनियम और ज़्यादा से ज़्यादा सारंगी। लेकिन जगजीत ने जो नया काम किया, उसने कहा कि मैं इसमें इनोवेशन करता हूँ। अब गिटार भी है, संतूर भी है, सितार भी है। हर महफ़िल जो मैं उनकी अटेंड करने जाता था जगजीत सिंह की, उसमें मैं यही पाता था कि वक्त के साथ साथ वो ग्रो कर रहे थे, वो म्यूज़िक को समझ और ज़्यादा रहे थे, क्योंकि बेसिकली वो क्लासिकल संगीत के ही सिंगर थे। लेकिन वो जानते थे कि भविष्य उनका लाइट म्यूज़िक में बनेगा और लाइट म्यूज़िक करते 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 गज़लें गाते गाते जगजीत ने अपना नाम लिख दिया आसमान पर। ये आसमान जो अपने ढंग का अनूठा था। और मैं आज ये सोचता हूँ, उस जगजीत को दुनिया से गए हुए 11 बरस हो गए, लेकिन सैकड़ों के हिसाब से गज़ल सिंगर और दर्जनों के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत गज़ल सिंगर हमारे देश में हैं, लेकिन गज़ल की विधा उस रूप में क्यों नहीं आई, ये बात मेरी समझ में आती है। तो जगजीत अपने ढंग के अनूठे और आज का दिन उनका भी, आज का दिन गुरुदत्त का भी, और इन सब को याद करते हुए बेंगलोर से काफ़ी दूर बाहर जा कर के इन फूलों को देखते मैं सोचता हूँ, एक दौर था जब ज़िंदगी में फूल खिले और एक दौर ऐसा आया जब दोनों की ज़िंदगी में ये फूल धीरे धीरे मुरझाए और उनकी वाबस्तगी कांटों से होती चली। ये दोनों ही कलाकार अनूठे और अनूठे। देखते देखते जगजीत सिंह की गज़लें बहुत मैच्योर हो चली थी। मतलब उनकी गायकी में इतना कुछ आ गया था कि जब वो गुलजार साहब की गज़लें गाते थे तो मुझे याद आता है, वक्त गुज़रा नहीं अभी वरना, वक्त गुज़रा नहीं अभी वरना, रेत पर पाँव के निशान होते आप अगर इन दिनों यहाँ होते, हम ज़मीं पर भला कहाँ होते, आप अगर इन दिनों यहाँ होते। अब तो कोई कमी थी ही नहीं। इतनी खूबसूरत गज़लें वो चुनते थे और उन गज़लों को गाते थे। बस उनके बाद फिर कोई गायक ऐसा आया नहीं, लेकिन अच्छी बात है कि उनके विरसे को ज़िंदा रखा हुआ है। एक बहुत ही मशहूर गायक जो हैं अनिल शर्मा साहब, डॉक्टर अनिल शर्मा, जो कि जयपुर से हैं। हमारे दोस्त बीजी राज साहब जो बहुत बड़े ऑर्गेनाइज़र हैं, 2 शो उन्होंने करवाए अनिल शर्मा जी के। एक चौड़िया में हुआ और एक हुआ हैदराबाद में, यानी बेंगलोर, एक हैदराबाद में। और उन्होंने मुझे कहा कि इसकी एंकरिंग आप कीजिए। मैंने उस दोनों शोज़ की जो एंकरिंग की, मुझे लगा कि हमने सचमुच सब ने मिलकर, गायक, ऑर्गेनाइज़र और एंकर ने मिलकर जगजीत जी को एक बिफिटिंग ट्रिब्यूट इन दोनों प्रोग्राम्स में दी। हम और भी प्रोग्राम कर सकते थे, लेकिन समय के साथ साथ एक बड़ी बीमारी ने दुनिया को घेरा जिसका नाम कोरोना था। अब धीरे धीरे सबकी ज़िंदगी में फूल खिलने शुरू हुए हैं और ये फूल ज़ाहिर कर रहे हैं कि अगर कभी आपका पत्थरों से वास्ता पड़ता है तो वो पत्थर आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। तो आप घबराइए मत, क्योंकि अगर वो पत्थर हैं तो जीवन में फिर लौटकर फूल आएंगे, फूल खिलेंगे। ये एक सबक ज़िंदगी ने हम लोगों को दिया है। तो आज का दिन तो बड़ा खूबसूरत है और जैसा मैंने कहा कि
ये फूल कुछ दिन रहेंगे, इसके बाद ये हट जाएंगे, इनका दौर ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ज़िंदगी में अक्सर होता ही है कि जो रहता है वो मुस्तकिल नहीं होता। मुस्तकिल दुनिया में कुछ भी नहीं, तब्दीली ही सच है जीवन का। और आज मैं इन कलाकारों को यहाँ आकर याद कर रहा हूँ अपने तरीक़े से। मैं तो हमेशा ही याद करता हूँ, इतने सारे फूलों के बीच आकर बात कुछ और ही बनती है। ये भी एक सच है कि ऐसे कलाकार फिर दोबारा कभी आए नहीं, चाहे वो गुरुदत्त हैं, चाहे वो जगजीत सिंह है, या अन्य वो कलाकार जिनके बारे में अक्सर ही मैं कुछ ना कुछ कहता रहता हूँ। कितना आत्मविश्वास होगा गुरु का। तीनों कलाकार छाए हुए थे, देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर, और उनके बीच अपना अलग सा एक रास्ता बनाया गुरु ने, और कामयाब हुए, बहुत कामयाब हुए। एक विशेष बात ज़िंदगी की मेरे समझ में आई है। ज़िंदगी हमेशा एक सी रहती है। मैं जिक्र कर रहा था गुरुदत्त जी का। गुरुदत्त की ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत बड़ा काम कर रहे थे, लेकिन कागज़ के फूल फिल्म का ना चलना गुरुदत्त को बर्दाश्त नहीं हुआ। एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी का एक ख्वाब होता है। जब वो फिल्म बनाने जा रहे थे, क्योंकि शोहरत बहुत मिली थी प्यासा से, तो जब वो फिल्म बनाने जा रहे थे तो उनके दोस्तों ने उन्हें कहा था कि ये फिल्म देख लो, विचार कर लो, बनाने की ज़रूरत है कि नहीं। वीके मूर्ति साहब से मेरी बड़ी तफसील से बात हुई, जो सिनेमाटोग्राफर थे गुरुदत्त। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सलाह दी थी कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म आप बना रहे हो, और फिर किसी वजह से ये ना चली तो आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हुआ। गुरु ने कहा, देखो भाई, ये फिल्म मैं अपने लिए बना रहा हूँ, मेरा इसमें पूरा यकीन है, फिल्म चले ना चले, लेकिन मैं इस फिल्म को अपने लिए बना रहा हूँ। फिल्म बनी, और आज सुबह ही सुबह मैंने इन दोनों फिल्म्स को फिर से देखा, प्यासा और कागज़ के फूल को। अगर प्यासा का एक कमिटमेंट है, ज़बरदस्त कंट्रोल है सबका उस पर, तो इधर कागज़ के फूल में जो एक एंग्लोफिल फैमिली का प्रेजेंटेशन है, शायद वो हिंदुस्तानी दिमाग में बैठा नहीं था। वो कॉमेडी जॉनी वॉकर की जो वहाँ मकबूल हो गई, सर जो तेरा चकराए, वो यहाँ कुछ थोड़ी आउट ऑफ प्लेस लगी कागज़ के फूल। लेकिन ओवरऑल फिल्म को अगर आप देखें, एक डायरेक्टर जो टॉप पे है, और उसके बाद में फिर वो कहाँ आ जाता है, वजह चाहे कुछ भी रही हो। देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। मेरा ख्याल है इस फिल्म को बहुत ज़्यादा जो जगह मिली, उसकी वजह वो गीत भी है। करार दूँ किस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे, तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम, वक्त ने किया क्या हुस्न तुम रहे। ये गीत बहुत मकबूल हुआ, और गीता दत्त जी ने इसको जिसने दिल से गाया है, और कैफ़ी आज़मी साहब ने कैसे इस गीत को लिखा है, ये भी अपने ढंग की एक अनूठी दास्तान है। इसके बाद एक नई बात देखने को मिलती है। कागज़ के फूल के बाद वो बनाते हैं 14वीं का चांद। ताज्जुब हुआ उन्हें खुद भी और दुनिया को भी, सुपर हिट फिल्म। लेकिन इस फिल्म की डायरेक्शन एम सादिक साहब को दी गई। ये फिल्म इतनी चली, और इसका एक ही गाना, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वहीदा रहमान के चेहरे पे कैमरा घूमता है वीके मूर्ति साहब का, और इतना खूबसूरत भी हिंदुस्तानी हीरोइन कब दिखाई दी है। तो ये फिल्म हिट हुई,
अब उनके मन में एक पुरानी फिल्म बनाने का इरादा है, जो उपन्यास था विनोद मित्तल जी का, साहिब बीबी और गुलाम। साहिब बीबी और गुलाम जो है 19वीं शताब्दी का आखिर आ रहा है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत हो रही है, और वो जो फ्यूडलिज़म का दौर है बंगाल में, वो ख़त्म होने की तैयारी कर रहा है, सड़ चुका है, गल चुका है। वो जिसके प्रतीक इस फिल्म के अंदर कैरेक्टर्स हैं, रहमान साहब हैं, सब हैं, मतलब किरदार के लिए। और छोटी बहू का किरदार जो इसने किया है मीना कुमारी ने, वो अपने ढंग का मीठा किरदार है। ये फिल्म भी बहुत पसंद की गई, और इसके बाद अब उनके मन में एक ही काम रह गया कि मैं एक और फिल्म बनाता हूँ। ये सब बड़ा डिप्रेशन था इन फिल्म में, और इस फिल्म के संगीत को हेमंत कुमार ने कैसे तराशा है, हेमंत दा ने। रात रात भर इंतजार है, दिल दर्द से बेकरार, चले इतनी हॉन्टिंग मेलोडी है, शकील बदानी साहब के अल्फाज हैं, और गीता दत्त फिर इस गीत को गा रही हैं। मैं ये सोचता हूँ, जैसे कागज़ के फूल में देखने को मिला कि भुला देती है दुनिया। आपने कितने भी अच्छे बड़े काम किए हों, ये फॉरगेट इट ऑल, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट। हो सकता है कि ये दुनिया का दस्तूर हमेशा ही रहा हो, लेकिन अब जो हम जिस दौर में आए हैं, इसमें टेक्नोलॉजी ने आकर के रिश्तों का ह्रास कर दिया है। कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, और आज गुरुदत्त साहब को याद मैं कर रहा हूँ इतने वर्षों के बाद, उस कला के पुजारी को जिसने सिनेमा को एक नई दिशा दी, एक नया आयाम दिया। He did his best to bring the value system back, एक सर्टेन वैल्यू सिस्टम पे फिल्म बना। ऊंचे पहाड़ों और झीलों के बीच में आकर के गुरुदत्त साहब को याद करना मेरी खुशी है। और आज जैसे मैंने कहा कि मेरा दिल है कि इन दोनों कलाकारों को कमाल की तरीके से हम याद करें। कुछ बातें जगजीत जी के बारे में। जगजीत जी की ज़िंदगी में भी सब कुछ सही चल रहा था, बहुत कामयाबी मिली, परिवार का सुख भी, दुनिया से भी जितनी खुशी मिलनी थी मिली, शोहरत, दौलत, हर चीज़ मिली। लेकिन आखिर 28 जुलाई 1990 की वो रात आई, और जगजीत एक महफिल में गा रहे थे, और उस महफिल में गाते गाते देर रात खबर ये मिली कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ विवेक का, और विवेक दुनिया से चले गए। बस ये एक ऐसा झटका था जगजीत जी और चित्रा जी के लिए। चित्रा जी ने तो फिर कभी नहीं गाया, लेकिन जगजीत ने कुछ दिन रुक कर अपने आप को संभाला। वही जानते थे कि अगर बैठ गया तो बैठ गया, और अगर चलता रहा तो चलता रहूँगा। और इसलिए इसके बाद उन्होंने फिर गाना शुरू किया, लेकिन अब आवाज़ का जो दर्द है वो बड़ा गहरा है। उसको रुखसत तो किया था, हमें मालूम न था, सारा घर ले गया, घर छोड़ के जाने वाला। विवेक इन लफ्ज़ों में लिखे हुए, और इन यादों के सहारे आगे चलते चले गए जगजीत। विदेशों में इतने प्रोग्राम कर रहे हैं। जब उन्होंने अपना 70वां जन्मदिन मनाया 8 फरवरी, इस बीच में 2 घटनाएं और हो चुकी। 98 में लुधियाना गए थे अपने एक दोस्त के बेटे की शादी में, और हुआ ये कि वहाँ उन्हें हार्ट अटैक हुआ, और काफ़ी अरसे तक उन्हें संगीत से दूर रहना पड़ा, और फिर ज़िंदगी को संभाल। वो एक फिनिक्स बर्ड की तरह से है जगजीत सिंह साहब। वो क्या करते हैं, जब कहीं ज़िंदगी उन्हें ढाती है वो फिर उठ के खड़े होते हैं, और इस बार फिर उन्होंने किया। लेकिन उनकी बेटी मोनिका, चित्रा जी की जो जान थी और जगजीत साहब की जान बन गई थी, अब उसका भी इंतकाल हुआ। अब इसके बाद दुख को सहना जगजीत साहब के लिए बहुत मुश्किल है, और वो गाते रहे। इसके बाद वो तसव्वुफ़ की दुनिया में चले गए। हर किसी के बारे में उन्होंने गाया, चाहे वो श्री राम हैं, कृष्ण हैं, सूफियाना कलाम है, और या फिर गुरु नानक देव को याद करते थे। जूं जूं तेरा हुक्म
तय तय हो। मैं ये सोचता हूँ कि होता तो कहीं और से ही तय है, हम तो सिर्फ खिलौने हैं। वो शेक्सपियर की बात मुझे याद आती है, एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज आर वी टू गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। ये खेल है उनका, इस तरह से खिलौनों को तोड़ते रहना। देता हूँ जगजीत आखिरी प्रोग्राम देहरादून में देकर आए। 20 सितंबर का दिन था, 2011 का बरस था। मैंने तय किया था कि मैं, चूँकि मेरे घर से देहरादून 70 किलोमीटर, कि मैं जाऊंगा उस प्रोग्राम को देखने के लिए। पता नहीं क्या हुआ, 10 प्रोग्राम उनके अटेंड कर चुका मैं, लेकिन उस दिन कोई ऐसी परेशानी ज़िंदगी में आई कि मैं उनके प्रोग्राम को सुनने नहीं जा सका। फिर मैंने तय किया, अरे इसके बाद जगजीत साहब ने पहले ही कह दिया कि मैंने 70 प्रोग्राम इस बरस करने हैं, तो जहाँ मौका लगेगा वहाँ जाऊँगा उन प्रोग्राम्स को देखने। 21 तारीख को गुलाम अली साहब के साथ बैठे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 22 का दिन बीच में गया और उसी रात को फिर जगजीत को स्ट्रोक होता है। चित्रा जी ने उन्हें जाकर संभाला, लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचकर ये महसूस हुआ कि इसमें कुछ बचाव हो नहीं पाएगा। नतीजा ये निकलता है कि वो कलाकार जो अपने ढंग का अनूठा था, बस वो आखिरी दौर में आ गया, आखिरी दिनों में आ गया। 18 दिन के कॉमा का मतलब ज़िंदगी रिकवर होना मुश्किल होता है, और यही 10 अक्टूबर का दिन था, 2011 का बरस था, जगजीत दुनिया से रुखसत हो गए। ये शरीर ही ख़त्म होते हैं, ये कहीं नहीं जाते कलाकार। वरना आज क्यों बेंगलोर से लगभग इतने फासले पे जाकर इन पहाड़ों, झील और सुनसान रास्तों पे कोई एक बंजारा उन लोगों को याद कर रहा है? क्योंकि ऐसे कलाकार आएंगे नहीं, और ये हमारी दिलचस्पी है उन लोगों में, उन्हें याद रखना, उनके गीतों को, उनकी गज़लों को, उनकी फ़िल्म्स को। जैसे मैं गुरु के बारे में कह रहा था, ये बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी दरअसल लहरों का रेला है, एक मेला है, एक खेला है, चलता रहता है। लेकिन ऐसे कलाकार मन में बस जाते हैं और कभी हमसे दूर नहीं होते। ऐसे कलाकारों की अज़मत हमेशा रहती है, उनका शरीर रहे या ना रहे, वो हमेशा महका करेंगे। मुझे अपने ख़यालात को ज़ाहिर करते हुए हमेशा शेक्सपियर की एक बात याद आती है, देयर इज़ मेथड इन दिस मैडनेस। ये पागलपन तो है, लेकिन इसमें है कुछ। तो वो जो कुछ है वो ये है कि 10 साल होने जा रहे हैं मुझे कॉलेज से रिटायर हुए। एक लंबी इनिंग खेलकर 40 साल की मैं रिटायर हुआ। अब आप ये बताएं कि अगर मैं ये सब ना कर रहा होता तो मैं क्या कर रहा होता। संगीत में मुझे बचपन से दिलचस्पी थी, पढ़ाई लिखाई जो थी उसे बड़ी ईमानदारी से किया और कराया भी, पढ़ाया भी। लेकिन अब ये महसूस होता है मुझे कि हमें जो हमारे मन में आए वो करना चाहिए। मैं जैसा अक्सर ही कहता हूँ कि जब दुनिया से जा रहा होऊंगा, आंखें बंद होने वाली होंगी, मेरे मन में कम से कम कोई रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मुझे जो करना था वो मैं कर रहा हूँ। और मैं जो चाहता था वो था उस गुज़रे हुए दौर को वापस लाने की कोशिश करना, जो सिनेमा में भी था, जो संगीत में भी था, जो ज़िंदगी में भी था, जो दोस्तों में भी था। गुफ्तगू की शहादत हो गई, टिक टिक के साथ में उंगलियों के पोर जो है वो सख्त हो गए, बात कोई करता नहीं, जज्बात धूमिल हो गए, रिश्तों से नमक ख़त्म हो गया, और ज़िंदगी कितनी बेस्वादी हो गई अभी लोग समझ नहीं रहे। ये टेक्नोलॉजी किसी को कुछ नहीं देगी, एक मिराज है। लौटकर फिर वही दौर जो था जिसमें ये भी था, जिसमें वो भी था, जिसमें ये भी था, याद वही आता है। जो गहरा है वही ठहरा है। आज 10 अक्टूबर को मैं याद कर रहा हूँ ऐसे महान कलाकारों को, जैसे मैंने गुरुदत्त साहब का जिक्र किया या मैंने जगजीत सिंह का जिक्र किया। मैं रेखा जी के लिए भी दुआएं करता हूं, क्योंकि उन्होंने भी एक नया पन्ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जोड़ा। आज उनकी सालगिरह है। हम उनकी सेहत सलामती और तवील ज़िंदगी के लिए दुआ करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि दिन जब शुरू होता है
और दिन जब रात को ख़त्म होता है, उसके बीच के जो 12-14 घंटे हैं, उसमें कुल बुलाने से बेहतर है कुछ कहते जाओ, कुछ करते जाओ और जो आपके मन में आए उसको सामने लाते जाओ। मेरी तो खुशी है कि मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो इन बातों में दिलचस्पी रखते हैं, उस गुज़रे हुए दौर को रिवाइंड करने और रिवाइव करने में, और इसीलिए मैं ये सब कर भी पाता हूँ। बेंगलोर में अक्सर आना होता है, काफ़ी दोस्त यहाँ अलग अलग तरह के मिल गए हैं और उन महफ़िलों में जब हम जमाते हैं उन महफ़िलों को, हम उस दौर के गीत ही गुनगुनाते हैं। और फिर यूट्यूब पे डाल देने का सबसे बड़ा फ़ायदा, कोई देखे या ना देखे, क्योंकि ये तो भागम भाग का दौर है। इसमें कहीं खड़े होकर के आप एक नाचना शुरू कर दें किसी मॉडर्न गीत पे तो उसको पसंद कर लिया जाता है। लेकिन अब गुरुदत्त और जगजीत सिंह गुज़रे दौर की सच्चाइयाँ हैं, इन्हें समझने के लिए आपके अंदर अथाह संवेदनशीलता और सहजता की ज़रूरत है। एक बात और समझ में आई, ज़्यादा उम्मीद दुनिया से मत रखिए, सब भागम भाग में है, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपने अपने भंवर है और उसको न जाने कौन आदमी कैसे जी रहा है। हाँ, दुख हमारी ज़िंदगी भी हैं, लेकिन हमें यूँ लगता है कि रक़्स करने का मिला हुक्म जो दरियाओं में, हमने खुश हो के भंवर बांध लिए पाँव में। ये उड़ान अलग है, इस उड़ान का सलीका और तरीक़ा अलग है, और ये ना करूं तो मैं क्या करूं, मुझे ऐसा महसूस होता है। जिस दौर में भी जीवन आए उसे स्वीकार करना होता है और क्या दिशा आप उसे देंगे ये आपको तय करना होता है। खूबसूरत दिन है, बादल जब छाए हैं, ये जा रहा है बस मानसून। 10 अक्टूबर जा रहा है, और 10 अक्टूबर जा रहा है इसका मतलब ज़ाहिर हुआ कि बरसातों का मौसम भी जा रहा है। तो काफ़ी लंबी खिंच गई इस बार बेंगलोर में बारिशें। उधर उत्तर भारत से भी बड़ी अच्छी खबरें आती हैं। जब बेंगलोर में होता हूँ तब भी मुझे अपना आशियाना याद आता है, क्योंकि आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है, अब लौट चलें। कई दिन इधर रह लेता हूँ बेंगलोर में या दक्षिण भारत में, फिर उत्तर भारत चला जाता हूँ, क्योंकि अपना घर फिर अपना घर है। इन कलाकारों को याद करके मेरे मन को बड़ी तसल्ली मिलती है, मन बड़ा प्रफुल्लित होता है। इन सुनसान रास्तों पे भी ज़िंदगी गुनगुनाने लगती है। कोई पास आया सवेरे सवेरे, मुझे आज़माया सवेरे सवेरे। और अच्छी बात जो रही इसमें जगजीत साहब की, अपने साजिंदों को भी उतना सम्मान देते हैं, सबको इंट्रोड्यूस करते हैं बाकायदा। और फिर उसके बाद में जब कभी उंगलियां थिरकती हुई दिखती हैं गिटारिस्ट की, या बजती हुई संतूर दिखती है, तो फिर हम भी कहते हैं कि प्यार का पहला ख़त लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, वक्त लगता है। लोग कहते हैं कि सारे ज़ख्म वक्त भर देता है, नहीं भरता। ये दो कलाकार जिनका जिक्र आज मैंने किया, क्या हम इन्हें कभी भुला पाएंगे? जी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि जो गहरा है वो ईट है। 10 फरवरी और 2019 को हमने चौडिया में एक प्रोग्राम किया था जो बहुत पसंद किया लोगों ने। डॉक्टर अनिल शर्मा साहब सिंगर और ऑर्गेनाइज़र थे श्री बीजी राज जी, बड़े ऑर्गेनाइज़र हैं वो, और मैं इसमें एंकरिंग कर रहा था दोनों ही प्रोग्राम में। और हैदराबाद में ताज में ये प्रोग्राम हम लोगों ने किया, जो लोगों ने बहुत पसंद किया। जगजीत जी को ये हमारी खिराज अक़ीदत थी इन दोनों प्रोग्राम के ज़रिए, बेंगलोर और हैदराबाद।
रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। एक बार को तो मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई। 10 अक्टूबर 1964। सुबह सवेरे इस खबर को जब सुना तो जो लोग सबसे ज़्यादा विचलित हुए उनमें कैफ़ी आज़मी साहब भी थे। तो ये एक नज़्म उन्होंने गुरुदत्त को याद करते हुए लिखी, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। सब तरफ एक अफसोस का माहौल था। जगजीत 1965 में बॉम्बे पहुंच गए थे, जगजीत सिंह, और काम कहीं मिल नहीं रहा था, वादे बहुत मिल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि घरों पे फंक्शंस में गाना शुरू कर दिया। मैंने उनकी एक रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें यही गज़ल गा रहे थे जगजीत सिंह किसी महफ़िल में, रहने को सदा दहर में। आज हम इन दोनों ही कलाकारों को याद करते हैं क्योंकि 39 बरस की उम्र में गुरु का रुखसत हो जाना 10 अक्टूबर 1964 को, और 70 बरस की उम्र में रुखसत हो जाना जगजीत सिंह का 10 अक्टूबर 2011 को दुखदाई है। और दुख ये भी कि 18 दिन जगजीत कोमा में रहे और उसके बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। ये जीवन का सत्य है जो कैफ़ी साहब की कलम से उपजा, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई। इसलिए अपने जीवन में जो लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर लेते हैं, जिनमें जितना हुनर होता है उसको आसमान पे चढ़ा देते हैं, जब वो दुनिया से रुखसत होते हैं तो उन्हें तो एक तसल्ली रहती होगी ज़रूर कि हमने अपना काम कर दिया। लेकिन आज 10 अक्टूबर को ये दोनों ही कलाकार याद आ रहे हैं और इन दोनों कलाकार की अपनी अपनी अज़मत है और अपनी अपनी पहचान और मचान है, जगजीत सिंह और गुरुदत्त। चांद बिना हर दिन यूं बीता जैसे युग बीते, मेरे बिना किस हाल में होगा, कैसा होगा चांद ये। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चाँद हो। हम तो हैं अपनी रात की छत पे कितना तन्हा होगा चाँद, चाँद के साथ कई दर्द पुराने निकले। जगजीत सिंह की सबसे बड़ी ख़ासियत ये थी कि वो कलाम ढूंढते रहते थे और अगर चाँद के बारे में उन्हें कुछ अच्छा दिखाई दे गया तो बस फिर वो अपनी धुन बनाते थे और गा देते थे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ऐसा कलाकार भी बस अपने ढंग का एक ही कलाकार था। गज़लों का इंतखाब इतना खूबसूरत और उसके बाद फिर उनकी अदायगी उतनी ही खूबसूरत। ये था कमाल जगजीत सिंह का। बादलों से अटखेलियाँ करता हुआ चाँद, कभी निकलने की कोशिश, कभी छुपने की, जैसे एक मोहब्बत भरी जंग चल रही हो दोनों के बीच में, बादलों में और लुकते छुपते चाँद में। जगजीत का गाया हुआ ये कलाम भी अपने ढंग का अलग ही कलाम है
और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इसको पेश किया। आज मुझे इस चाँद के उठने, बैठने और तैरने को देखकर ये कलाम याद आ गया।